Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you like the first part of chapter 1, variations in psychological attributes, and now I bring you the second of its part. So here is the second part. हमने last part में हमने कहाँ तक करा? हमने करा साइकोमेट्रिक अप्रोच तक. हमने सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में पढ़ लिया था, चाहे वो यूनी थ्योरी हो या फिर टू फैक्टर थ्योरी हो या फिर हमारी लाइक 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस वाली थ्योरी हो या हमारी लेवल 1 लेवल 2 वाली थ्योरी हो, वो हमने सारे कर लिए थे. देन वी आर ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. अब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे. हमने साइकोमेट्रिक पढ़ लिया जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट था, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो इस चीज पे फोकस करेगा कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है एंड उसके लाइक फंक्शनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा फोकस देगा उसकी फंक्शनिंग पे, नॉट ऑन द स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमारी आईपी अप्रोच में, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हम फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दी गई थी. हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दी गई थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. इसको याद करने के लिए भी मैंने एक निमोनिक बना रखा है, दैट इज LLSMBIIN. ये एक्चुअली बहुत इजी है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है. हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. According to him, intelligence is not a single entity, rather distinct type of intelligences exist. Okay, very clear. ठीक है, सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, जरूरी नहीं है जिसमें अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल भी हो, उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक भी हो, जरूरी नहीं है. बट हाँ, एक अलग अलग डिग्री वेरिएशन में दोनों चीजें प्रेजेंट हो सकती है और कुछ कुछ क्या पता ना भी हो. अभी हमारा दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन एक्सिबिट वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन द अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस. यही सेम बात जो मैंने आपको बोली. Gardner also put forth that different type of intelligences interact and work together to find a solution to a problem. Gardner studied extremely talented persons who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 type of intelligence. इसमें हमारी 8 type of intelligence के बारे में बताया गया. Okay? अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सा है. इसको जो जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस है उसको याद करने के लिए हमने जो निमोनिक बनाया है, व्हाट इज दैट इज LLSMBIIN. पहले एल से क्या है? लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक से आपको समझ क्या आ रहा है? लैंग्वेज समझ आ रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस. ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो इंटेलिजेंस हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. वेरी इजी, वेरी सिंपल. An ability to produce and use language. It is the capacity to use the language fluently and flexibly to express one's thinking and understand others. अब ऐसा कौन कर पाता है, कौन फ्लुएंटली बोल पाता है, जो भी कोई भी लैंग्वेज हो, में इट बी हिंदी, में इट बी इंग्लिश, कौन फ्लुएंटली बोल पाता है, अपने आइडियाज को कौन अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, ऐसे प्रेजेंट कर देगा कि हमारे माइंड में भी उसकी काइंड ऑफ इमेज बन जाए. कौन करता है? ऑथर्स करते हैं, पोएट्स करते हैं. पोएट्स तो सबसे ज्यादा करते हैं. उनकी कविताओं में एक इमोशन होता है ना, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी अपने वर्ड्स की फ्लुएंसी एक तो उनकी अच्छी है, सेकेंडली उनका ये है कि वो सही से वर्ड एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो उनके थॉट है उसको उसके थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ओके, ये पोइट्स में होती है, ऑथर्स में होती है, आप लोगों में भी हो सकती है. अगर आप बहुत अच्छे से ये कहानियां कंपोज कर पा रहे हैं या फिर आप पोएम्स बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो आप में भी है. ओके, और जरूरी नहीं है कि ये सब में, अगर जैसे कि अगर आप में मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस है तो आप में लिंग्विस्टिक भी होगी, या फिर अगर आप में लिंग्विस्टिक है तो आप में बाकी भी होंगी इंटेलिजेंसेस. जरूरी नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इट्स जस्ट दैट कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस है ये साथ में कोऑपरेट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है. जस्ट दैट. सो that is they are sensitive to different shades of word meanings, are articulate, मतलब आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से शब्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है, एंड कैन क्रिएट लिंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड.
Poets and writers are very strong in these component of intelligence. Poets और writers में linguistic type of intelligence बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे लेवल पे रहता है, इसलिए वो इतनी अच्छी तरीके से कविताएं लिख पाते हैं, अपने मन के भावों को इतने अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं. नाउ वी गो ऑन टू लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट हेल्प्स टू थिंक लॉजिकली एंड लाइक ये क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है. इससे आपका लॉजिक और क्रिटिकल रीजनिंग आपका बढ़ता है. ओके, लॉजिकल मैथमेटिकल क्या है? Person high on this type of intelligence can think logically and critically. They can engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. Scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in this component. Not only Nobel Prize winners or scientists are strong in this, those students who score high in critical reasoning, उनको patterns दे दिए गए हैं, उससे वो mathematically question को derive करके solve कर दे रहे हैं, they are also high on this factor. They are also high on the logical mathematical type of intelligence. Okay? Now, moving on to the next type of intelligence, that is spatial type of intelligence. ये स्पैटियल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था व्हाट इज स्पैटियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. आप जब मेंटल इमेजेस, मेंटल मैप्स टाइप बना ले रहे हो अपने माइंड में, वो बनाने में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप उसको बहुत अच्छे से बना ले रहे हो, यू आर वेरी मच एबल टू बिल्ड दैट मेंटल इमेजेस और मेंटल मैप्स, जो कि किसमें हाई रहता है? स्पैटियल इंटेलिजेंस. पहले बताओ किसमें हाई रहता है? पायलट्स में, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, पायलट्स में, आर्किटेक्ट्स में, इन सब में रहता है. सेलर्स में, क्योंकि उनकी मेंटल इमेज की ये जो पावर है, मेंटल इमेज क्रिएशन की जो पावर, दैट इज वेरी हाई. तो दे आर वेरी मच हाई ऑन द स्पैटियल इंटेलिजेंस फैक्टर. ओके, an ability to form visual images and patterns. It refers to the abilities involved in forming, using and transforming mental images. The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in the mind. That is very true because ये पायलट जो है, कैसे उनकी मेंटल इमेज इतनी अच्छी बन रही है कि वो दे फ्लाई द एयरप्लेन दैट वेल, या फिर सेलर्स के बारे में, हाउ दे सेल द शिप वेरी वेल, क्योंकि उनकी मेंटल इमेज कैपेसिटी, मेंटल इमेज फॉर्मेशन कैपेसिटी इज वेरी हाई. दैट मीन्स दे आर हाई ऑन स्पैटियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. हमारा LL हो गया, S भी हो गया. हम क्या निमोनिक थे? हमारे निमोनिक थे LL, SM, B, IIN. ओके, हमारा क्या क्या हो गया? लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, दैट इज वो जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, दैट. S हो गया हमारा स्पैटियल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. अब हम जाएंगे M. व्हाट इज M? Musical kind of intelligence, an ability to produce and manipulate music rhythms and patterns. It is the capacity to produce, create and manipulate musical patterns. Persons high on this intelligence are very much sensitive to sounds, vibration and in creating new patterns of sound. म्यूजिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी म्यूजिकल एबिलिटी, म्यूजिकल मैनिपुलेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है. दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द साउंड्स या फिर डिफरेंट शेड्स ऑफ साउंड्स. दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द डिफरेंट शेड्स ऑफ साउंड्स. उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, पहले वाले म्यूजिक से थोड़ा डिफरेंस आया है. तो दे आर वेरी मच हाई ऑन द म्यूजिकल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, एंड ये प्रैक्टिस से भी बढ़ सकता है, प्रैक्टिस से तो एक्चुअली बढ़ ही सकते हैं, और ये चीज है. देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, एन एबिलिटी टू यूज होल और पोर्शंस ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्सर का एग्जाम्पल ले लो. आप एक बॉक्सर को पंच करोगे, वो स्वे बैक करेगा. ओके, वो स्वे बैक करेगा, तो उसमें ये इतना अच्छा रिफ्लेक्स कहाँ से आया? क्योंकि उसकी जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वो अब हाई हो चुकी है ड्यू टू एक्सेसिव प्रैक्टिस. तो अगर आप उसको अटैक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्वे बैक करेगा. तो बॉडी का जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबली वो मूव कर दे रहा है एंड क्रिएटिवली भी मूव कर रहा है. और लाइक आप बॉक्सर के देखोगे, उन्होंने सेट ऑफ पंचेस बनाए हैं, 1 2 3 4, फिर अपर कट, नॉकआउट, मतलब अपर कट मार रहा है एंड लाइक मेनी पंचेस उसके सेट्स बनाए हुए हैं.
ये सब हो रहा है, तो ये कैसे अच्छे से वो इतनी फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहा है और उसकी स्पीड भी स्लो नहीं हो रही है और बहुत फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहा है, क्रिएटिवली यूज कर पा रहा है, कैसे? बिकॉज ऑफ हाई प्रैक्टिस, एंड हाई प्रैक्टिस की वजह से जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसमें वो काफी हाई हो चुके हैं. दैट्स द थिंग. इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल. व्हाट इज इंटरपर्सनल? इंटरस्टेट क्या होता है ये बताओ. इंटरस्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे, जैसे इंटरस्टेट कंपटीशन है. व्हाट इज इंटरस्टेट कंपटीशन? एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कंपटीशन. ठीक है, यानी कि एक ही एक ही सेक्टर के दो अलग अलग चीजों का कंपटीशन चल रहा है, तो वो इंटर हो रहा है एक से दूसरे का. एंड व्हाट इज इंट्रा? इंट्रा मीन्स विद इन. ठीक है, इंट्रा हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन. तो उसमें एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कॉम्पिटिशन नहीं होगा, उसी स्टेट के अंदर जो अलग अलग एरियाज हैं उनका कॉम्पिटिशन होगा. लाइक द एरियाज विच आर विद इन दैट स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट हो गया. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे इंटरपर्सनल इन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है. इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर. आप दूसरों के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो. ठीक है, आपको उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं दूसरे के, और आप उनकी प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से सॉल्व भी कर पा रहे हो. तब आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे काफी हाई हो. इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, feelings and behaviors of other people so as to bond into a comfortable relationship with others. ये एक्चुअली आपने देखा होगा कुछ कुछ जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं. कैसे? क्योंकि उनकी जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, लाइक नॉट नेसेसरली बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है दैट इज वेरी हाई. सामने वाले के वो मोटिव समझ रहे हैं, सामने वाले के वो इमोशन समझ रहे हैं और बिहेवियर समझ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनको भी हेल्प कर पा रहे हैं, खुद को भी हेल्प कर पा रहे हैं. बट इसमें हम उनको हेल्प कर पा रहे हैं वो चीज ज्यादा ध्यान देंगे. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे वो हाई है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है ए और सामने वाला है बी, कोई और इंसान है, मैं उसकी हेल्प कर पा रही हूँ, उसके बिहेवियर को समझ पा रही हूँ और उसके इमोशंस को समझ पा रही हूँ. तो ये हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसमें मेरी दिख रही है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू दी इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल का मतलब मैंने क्या बताया, इंट्रा का मतलब क्या बताया? विद इन, फ्रॉम विद इन. ठीक है, तो इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, अब वो जो ए है उसको स्ट्रेस हो रहा है और उसने किसी और से हेल्प नहीं ली है, वो खुद ही सोच रहा है कि हाँ मैं कुछ करता हूं जिससे ये चीज ठीक हो जाएगी. उसने अपने स्ट्रेस का सोर्स उसने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद उसने उसके लिए कॉपिंग स्ट्रेटजीज देखी, उसने उसको एक्शन में लाया. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में लाया और उसके बाद उसको रिजल्ट मिले. तो इसमें वो कौन सी इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है? इंट्रापर्सनल ना, क्योंकि उसने खुद की फीलिंग्स को समझा, खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाए और खुद के मोटिव्स को बदला और लाइक अपने आप को ऐसे ट्रीट करा. ठीक है, क्योंकि उसने खुद को समझा. तो ऐसे लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे बहुत हाई रहते हैं. और एक्चुअली इंट्रापर्सनल पे और भी लोग हाई रहते हैं, दैट आर फिलोसफर्स. आपने बहुत सारी थ्योरीज सुनी होंगी, लाइफ की बहुत सारी थ्योरीज सुनी होंगी. वो कहाँ से आ रही हैं? लोग खुद में झांकते हैं ना, खुद के थॉट्स को ऐसे एकदम से एनालाइज करते हैं, ओवर एनालाइज कर देते हैं कभी कभी. तो वो एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का ही एक नमूना है, कह सकते हैं ऐसा. ठीक है, an ability to understand of one's own feeling and motive and desires. This refers to the knowledge of one's internal strength and limitations and using that knowledge to effectively relate to others. ठीक है जी, person high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. Philosopher and spiritual leaders present examples to this type of intelligence. ठीक है, आप ये वाले एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, बहुत अच्छे हैं. फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर्स. अब ये पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर ओन आइडेंटिटी. ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है जी, क्योंकि वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, इसलिए अब हो गया हमारा, ये हो गया. नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज नेचुरलिस्टिक.
naturalistic, an ability to identify features of the natural world. ये कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस होती है भाई? आप नेचर में जाते हो, ठीक है, नेचर में जाते हो, लाइक पहाड़ों में जा रहे हो, ठीक है, पहाड़ों में गए आप वहां पे एक शांत जगह पे बैठे और आप एकदम शांत हो, कोई आसपास नहीं है आपके, आप बस उस नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, बस देख रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आपको सेंस ऑफ सेरेनिटी आपको फील हो रही है, ठीक है, बहुत काम हो रखा है सब कुछ और आप बहुत खुश हो रहे हो। आप पत्तियों को देख रहे हो, उनके कलर्स को देख रहे हो, चिड़िया जा रही हैं, आप उनको देख रहे हो, आप आसमान के कलर को देख रहे हो, तो आप इसमें कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो? नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। This involves complete awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna. What is flora and fauna? Flora means the plant side of the environment and fauna means the animal side of the environment. ठीक है, लेकिन मैंने बहुत फॉर्मली बताया, मतलब मैंने बहुत इनफॉर्मली बताया फ्लोरा एंड फॉना का डेफिनेशन, बट या दैट इज व्हाट इट इज, एंड मेकिंग सटल डिस्क्रिमिनेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है जी, सटल डिस्क्रिमिनेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड ये भी है, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिनेरियो बताया, उसमें आप नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, हम तो चलो कभी कभी जा रहे हैं, इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में, नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में कौन हाई होता है? जो ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करेगा, जो ज्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करेगा, है ना। तो ज्यादा टाइम नेचर में कौन स्पेंड करते हैं? हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड द बर्ड वॉचर्स। ठीक है, इसीलिए इनकी जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रहती है वो बहुत हाई रहती है। फार्मर्स को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि लाइक उनकी कोई फसल उगी है, उस हम नहीं बता पाएंगे कि ये सही है या खराब फसल है, उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे, उनको सटल डिस्क्रिमिनेशन पता चल जाते हैं, सटल डिफरेंसेस पता चल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना टाइम स्पेंड करा है, एंड उसकी वजह से जो उनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, उस पर दे आर वेरी हाई ऑन इट। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब है हमारी अब क्या पूरी हो गई? हमारी हो गई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पूरी। ठीक है, कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रहे इसमें? 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रहे। इसका निमोनिक क्या रहा? LLSM BIIN। ठीक है, L फॉर व्हाट? L फॉर लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, सेकेंड L फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, S for spatial type of intelligence, M for musical type of intelligence, B for bodily kinesthetic type of intelligence, I for interpersonal type of intelligence, second I for intrapersonal type of intelligence, and N for naturalistic type of intelligence। ठीक है, आप 2-3 बार याद करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, एंड इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, बहुत रिपीट होता है। ओके, कभी कभी ये ऐसे एक्सप्लेन करने में आ जाता है, एक्सप्लेन द मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन वन थ्योरी ऑफ आईपी अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ऐसे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ आईपी थ्योरी, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस। उसकी हम सेकेंड थ्योरी पे मूव ऑन करते हैं। सो इट इज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको ट्राइआर्किक थ्योरी से क्या कुछ आइडिया लग रहा है? ट्राइआर्किक नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा? ट्राइआर्किक, लेट मी टेल यू, ट्राई मींस 3। ठीक है, तो लाइक जिसमें 3 आर्क्स आ रहे हैं, उसके 3 डायमेंशंस आ रहे हैं, दैट थ्योरी, उसको हम कहेंगे ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि इससे इतना क्लियर है कि इसमें चलो 3 पार्ट होंगे। ठीक है, अब हमें बस उस 3 पार्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आईपी अप्रोच है, हमें पता है कि काइंड ऑफ ये फंक्शनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, है ना। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी होगी थ्योरी। ओके, किसने बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में बनाई है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसलिए प्लीज मार्क इट। आप, आई होप आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, तो प्लीज मार्क इट। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बनाई है 1985 में। He proposed a triarchic theory of intelligence. Sternberg views intelligence as the ability to adapt
to shape and select environment to accomplish one's goal and those one's society and culture. According to this theory, there are three basic type of intelligence. As I told you, three basic type of intelligence. कौन कौन से हैं पढ़ते हैं हम. पहला है componential type of intelligence, सेकेंड है contextual type of intelligence एंड थर्ड है experiential type of intelligence. ये हमारी ट्राइआर्किक थ्योरी में ही आता है. लेट्स स्टडी दिस. ये थोड़ा याद करने में लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए ये इस पे ज्यादा फोकस करना. तो कॉम्पोनेंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं. ठीक है, पहला होगा नॉलेज एक्विजिशन. ठीक है, उसके बाद आएगा मेटा, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग. ठीक है, और उसके बाद आएगा जब आप एक्चुअली उसको कोर्स ऑफ एक्शन में ला रहे हो. ठीक है, तो ये हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं और लाइक स्टैंडर्डाइज्ड वे में आंसर भी फॉर्म करना सीख लेते हैं. कॉम्पोनेंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आप ये नाम याद कर लोगे इसका, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा कि एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्योंकि इसका नाम में ही एनालिटिकल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो एनालिसिस ही करेगा ना. Persons high on this ability think analytically, very clear, ठीक है, very easy to derive. देखो, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इसका नाम, आपको बस यही पहली चीज याद कर लेनी है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इससे एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से होगा. देन पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी, जो इस एबिलिटी पे हाई होगा, अच्छे से एनालिसिस कर सकता होगा, तो वो एनालिटिकली और क्रिटिकली स्कूल्स में सक्सीड कर लेगा. स्कूल्स में नहीं, किसी और एग्जाम में सक्सीड कर लेगा. एनालिटिकली और क्रिटिकल पावर जिसकी अच्छी है कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है, सक्सीड कर लेगा. दिस इंटेलिजेंस हैज थ्री कॉम्पोनेंट्स, एज आई टोल्ड यू, थ्री कॉम्पोनेंट्स. व्हाट आर दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स? नॉलेज एक्विजिशन, ओके. सेकेंड इज मेटा, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग. देन थर्ड इज एक्चुअली डूइंग, एक्चुअली परफॉर्मिंग. ठीक है, तो ये जाएगा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. ओके, फर्स्ट is the knowledge acquisition component, which is responsible for learning and acquisition of the ways of doing things. The second is the meta or a higher order component, ठीक है, higher thinking order component, which involves planning concerning to do and how to do. The third is the performance component, which involves actually doing things. ठीक है, ये जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि तीन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है. ठीक है, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल. तो जो कॉम्पोनेंशियल है, उसी को थोड़ा और डिटेल्ड वे में बताया हुआ है. उसमें भी तीन है, ट्राइआर्किक है, उसमें भी तीन है. इजी रहेगा ऐसे याद करने में. कॉम्पोनेंशियल में भी तीन है, दैट इज फर्स्ट. क्या होगा, बेसिक सी बात है, कॉम्पोनेंशियल का दूसरा नाम क्या है? एनालिटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. यानी कि जो भी इंसान इस पे हाई रहेगा, वो एनालिटिकली और क्रिटिकली बहुत अच्छे से सोच पाएगा, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, या एनी प्रॉब्लम गिवन टू हिम और हर वो सॉल्व कर लेगा. ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए एनालिटिकली एंड क्रिटिकली सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो आप नॉलेज एक्वायर करोगे ना. तो फर्स्ट, वेरी सिंपल, नॉलेज एक्विजिशन. देन नॉलेज एक्वायर कर लिया आपने उस पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करा, कुछ तो हायर ऑर्डर थिंकिंग करोगे ना, उसको ही मेटा कह दिया गया है. और वो सब सोच के हायर ऑर्डर थिंकिंग कर ली, जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी थी, आपने उसका प्लान ऑफ एक्शन बना लिया कि हाँ ये करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग से आपने बना लिया. उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए उस चीज को आपको, उस प्लान ऑफ एक्शन को आपको एक्चुअली में एक्ट करना पड़ेगा ना, टू गेट रिजल्ट्स. तो वही बात हो रही है. थर्ड जो पार्ट है हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट, वो वही बात कर रहा है, वही कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा है जो परफॉर्म कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. कॉम्पोनेंशियल हो गया हमारा, कॉम्पोनेंशियल का दूसरा नाम क्या है? एनालिटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. अब है हमारा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. नाम से क्या पता लग रहा है? वेरी सिंपल, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. क्या पता लग रहा है? एक्सपीरियंस के द्वारा आपको जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुई है वही लग रहा है ना पता. बेसिक आइडिया यही है, बाकी हम अच्छे से स्टैंडर्डाइज्ड वे में पढ़ेंगे. एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, creativity to solve novel problems. It is reflected in creative performance
person high on this aspect integrate different life experiences in original way to new discoveries and inventions. They quickly find out which information is crucial in given information. ये बहुत नेसेसरी है लाइफ में, क्योंकि एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए. एंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि जो जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो आगे जाके आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन आ रही है, हाउ टू एक्ट इन दैट, जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उससे सीख के, ठीक है, हाउ टू एक्ट इन दैट सिचुएशन, द न्यू वन. तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यही है. बाकी इसमें हमें यही लिखना है जो हमसे इसमें पूछा गया है कि यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. आपको क्रिएटिवली वर्ड बहुत यूज करना है, टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स इन न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, और to make new discoveries and invention and quickly find out in which the information, the past information is crucial in the given situation, the new one. यही है हमारी एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. वेरी सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है हमें, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू दी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. आपको नाम से क्या पता लग रहा है? व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस? बेसिक आइडिया लगाओ. कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल इज किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में, किसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है. कोई पर्टिकुलर ऑलरेडी डिफाइंड वो नहीं है, या फिर ये नहीं है कि प्री डिटरमाइंड सिचुएशन है कि हाँ ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ होगा. कॉन्टेक्चुअल है, रैंडम किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है. कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी हम इसको बोलते हैं. इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस. इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस. आप जब आंसर लिखेंगे, जब आपसे फॉर एग्जाम्पल आपसे डेफिनेशन पूछी हुई है व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वर्ड लिखना है, very important, and ability to deal with environmental demands encountered on daily basis, ठीक है. It may be called street smartness. Street smartness बहुत important word है इसके definition के लिए. Business sense ये भी बहुत important word है इसकी definition के लिए, complete definition के लिए, जिसमें आपको marks मिलेंगे, ठीक है. Very important words, keywords type of, ठीक है, golden words. Now person high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one or modify the environment to fit their needs. Therefore, they turn out to be successful in life. Street smart, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक है. हार्ड वर्क इज नेसेसरी बट स्मार्टनेस इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है. स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए. तो ये वही है कि प्रैक्टिकलिटी से सोचो, ठीक है. स्ट्रीट स्मार्ट बनो. कोई आपको सिचुएशन दी हुई है, उसके हिसाब से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, और लाइक बिजनेस सेंस आपकी अच्छी हो, ठीक है. वही है हमारा कॉन्टेक्चुअल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. एंड ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि एकेडमिकली बहुत हाई हो, अगर वो स्ट्रीट स्मार्ट हैं तो दे में एक्सेल इन लाइफ. दे लाइक 70% ऑफ देम एक्सेल इन लाइफ, ठीक है. और ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है. नाउ वी हैव द थर्ड मॉडल ऑफ आईपी अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज, इसको हम पास मॉडल भी कहते हैं. आपको क्वेश्चन पेपर में बोल सकता है कि एक्सप्लेन द पास मॉडल, ठीक है. एक्सप्लेन पास मॉडल. अब आप कहोगे व्हाट इज पास मॉडल, ठीक है. पास मॉडल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है. पहले आप पढ़ लीजिए. प्लानिंग, attention arousal and simultaneous and successive model of intelligence, ठीक है. Planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence, that is pass model, ठीक है जी. इसकी हो गई फुल फॉर्म हो गई, ठीक है. This model has been developed by J.P. Das. Remember the names, Jack Naglieri and Kirby in 1994, ठीक है. According to this model, intellectual activity involves interdependent functioning of three neurological systems called the functional units of brain. These units are responsible for arousal or attention, coding or processing and planning respectively, ठीक है. पहले वालों में क्या बात हुई, हमने जो LLSM या BIIN वाला हमने जो पढ़ा, वो तो इंटरडिपेंडेंट नहीं थी ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थी, ठीक है. कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थी. ये पास मॉडल जो है
ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर है। क्या क्या है इसमें? P प्लानिंग, A अटेंशियल अराउजल, S सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस एंड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यही है इसकी फुल फॉर्म। अटेंशियल अराउजल क्या होता है? स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ एन अलार्म, अलार्म या फिर रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर इंटरनल स्टिमुलाई, ये है कि स्टिमुलाई मस्ट बी प्रेजेंट। कुछ हुआ है, उसकी वजह से कोई अलार्म रिएक्शन आया है, तो आपका अराउजल हुआ है। ठीक है, अटेंशन एकदम से हाई हो गई है, दैट इज अराउजल। स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। हम ध्यान देंगे ना, स्टिमुलाई क्या है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, वही स्टिमुलाई है। अटेंशन एंड अराउजल इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जी, an optimal level of arousal focuses on our attention to relevant aspects of problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. For instance, when you are told by your teacher about a test which he or she plans to hold, it would arouse you to attend the specific chapters. Arousal forces you to focus on attention on reading, learning and revising the contents of chapter. ये तो हमने positive effect बताया। जब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम अराउजल है या फिर कभी बहुत ज्यादा अराउजल है, बट प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब या तो आपका एकदम ही अटेंशन या अराउजल बोल सकते हो बहुत ही कम है, क्योंकि तब आप फोकस नहीं करोगे। जो आपको चैप्टर्स पढ़ने के लिए बोले हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, आप उस पर फोकस नहीं करोगे, यू विल स्कोर बैड मार्क्स इन योर टेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्सट्रीमली ज्यादा टेंशन हो गया है, एक्सट्रीमली अराउजल हो गया है, तो आप तब भी नहीं फोकस कर पाओगे, क्योंकि आप एंशियस हो जाओगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा अलार्म्ड हो जाओगे, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बैलेंस्ड, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। ठीक है, वो इंटरफेयर कर देगा प्रॉपर फंक्शनिंग में, अगर ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ, बहुत ही ज्यादा कम हुआ। देन इसके बाद जो प्रोसेस आता है दैट इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज system either simultaneously or successively. Simultaneous process takes place when you perceive the relation among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. आप ना आगे जाके रेवंस टेस्ट परफॉर्म करोगे आपके प्रैक्टिकल में, वो इसी का एग्जाम्पल है, सक्सेसिव टाइप ऑफ लर्निंग या सक्सेसिव प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टिमुलाई आए, आपने उसको अटेंड करा क्योंकि आपको अटेंशन का अराउजल हुआ, आपने उस स्टिमुलाई को अटेंड करा। ठीक है, अब जो स्टिमुलाई है उसकी जो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी, या तो सक्सेसिवली प्रोसेस होगी या साइमल्टेनियसली प्रोसेस होगी। ठीक है, सक्सेसिवली कैसे प्रोसेस होगी, वो ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है उनके बीच में एक रिलेशन पैदा करता है, रिलेशन बना देता है और उसको इंटीग्रेट कर देता है इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक है, ताकि कॉम्प्रिहेंशन इजिली हो जाए, लाइक इंटरकनेक्टेड बना देगा ताकि आप इस चीज से दूसरे को कनेक्ट कर लो और इंटीग्रेटेड मैनर में आप उसको अच्छे से पढ़ सको और कॉम्प्रिहेंशन इससे आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, अब है हमारा जो दूसरा टाइप है दैट इज सक्सेसिव टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, सक्सेसिव टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सक्सेसिव से आपको क्या पता चल रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, हम ऐसे क्या याद करते थे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4 are 8, 2 5s are 10। ठीक है, हम ऐसे याद करते हैं, हमने सक्सेसिवली याद करा है ना कि 2 into 1 पहले होगा, 2 into 2 बाद में होगा, 2 into 3 उसके बाद होगा और 2 into 4 उसके बाद होगा। तो एक सीरियल ऑर्डर में हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी है। बचपन में हम ऐसे ही सुनाते थे, अगर हमसे एकदम से कोई पूछ ले कि व्हाट इज 2 into 6, हम पहले पूरा काउंट करते थे। जब हम बहुत छोटे थे तो हम ये पूरा काउंट करते थे कि 2 into 1 is this, 2 into 2 is this, 2 into 3 is this, 2 into 4 is this, 2 into 5 is this, एंड फिर हम आते थे कि अच्छा 2 into 6 is this। तो ये हमारे में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर रखी थी, ये सक्सेसिव प्रोसेसिंग में हमारे में सक्सेसिव मैनर में स्टोर हो रखी थी। तो यही होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, यही होती है। ठीक है, simultaneous processing help you in grasping the meaning of relationship and relationship between the given abstract figure। ये हो गया हमारा simultaneous। अगर हमसे कोई डिफरेंस पूछेगा व्हाट इज साइमल्टेनियस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग यही होती है ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग यही होती है टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट
रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अनदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में याद करवाया जाता था और सक्सेसिव लर्निंग होती थी। अब चलो स्टिमुलाई को अटेंड कर लिया हमने अटेंशन के थ्रू, हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली, बी इट बी लाइक थ्रू सक्सेसिव मैनर और थ्रू साइमल्टेनियस मैनर, ठीक है, वो मतलब दोनों के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या होगा चीज, हम प्लानिंग करेंगे ना, हाउ टू टैकल इट, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, हम यही प्लानिंग करेंगे। कैसे होगी प्लानिंग, पढ़ते हैं। प्लानिंग, इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी ट्रू। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू एंड प्रोसेस्ड सक्सेसिवली और साइमल्टेनियसली, ठीक है, प्रोसेस्ड, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड, इन दोनों के बाद ही होती है। अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग के बाद ही प्लानिंग होती है। इट अलाउज अस टू थिंक टू पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट दैम टू रीच अ टारगेट एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस। वही हो गया बेसिकली कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, यही हो गया हमारी प्लानिंग, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में ही सोचना है इस प्लानिंग, ठीक है। If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of task or the situation। जी बिल्कुल, वरना जो सिचुएशन है उसके एकदम अलग जा रहा है आपका प्लानिंग या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन है, तो क्या फायदा, आपको उसको ऑल्टर करना पड़ेगा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू टेक द टेस्ट scheduled by your teacher, you would have to set goals, plan a time schedule for study, get clarifications in case problems, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of other ways, ठीक है। जैसे कि दोस्तों के साथ पढ़ लिया, दोस्त से बोल दिया मुझे पढ़ा दे, ठीक है, आपको अदर वेज सोचने पड़ेंगे टू मीट योर गोल। आपको अपना गोल अचीव करना है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप उसके लिए फिर अदर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन सोचोगे, है ना। These past model process operate on the knowledge base developed either formally, that is by reading, writing and experimented, or informally from the environment. These processes are interactive and dynamic in nature, and मतलब जिन्होंने टेस्ट बनाया जेपी दास, नैगलियरी एंड किर्बी ने, तो जेपी दास एंड नैगलियरी हैव आल्सो डेवलप्ड बैटरी ऑफ टेस्ट नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, वरना अगर आपसे ये पूछा कि पास मॉडल को एक्सप्लेन करो तब यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू राइट दिस। बाकी आपसे अगर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि एमसीक्यू में पूछा जाए। It tasks that measures basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. The batteries of tests is meant for ये MCQ, again MCQ, ठीक है। Now next page, चलो भाई हमारा पेज हो गया। What is next page? What's on next page? Individual differences in intelligence, very important. Intelligence सबके पास होती है, ठीक है, मेरे पास, आपके पास, आपके दोस्त के पास, आपके दोस्त के दोस्त के पास, सबके पास इंटेलिजेंस है। बट किसी के मतलब लाइफ में कोई अलग परफॉर्म कर रहा है, कोई और अलग, मैं अलग परफॉर्म कर रही हूँ, आप अलग परफॉर्म कर रहे हो, आपका दोस्त, आपके दोस्त का दोस्त अलग परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है थोड़ा अलग ही होगा ना। हम में से कोई थोड़ा खुश होगा, कोई उससे ज्यादा खुश होगा। लाइक लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हूँ मैं, कि किसी की लाइफ सेटिस्फैक्शन कम होगी थोड़ी, किसी की लाइफ सेटिस्फैक्शन थोड़ी हाई होगी, किसी की और हाई होगी। लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसे हाई हो रही है, इंटेलिजेंस का आप जब सही से प्रयोग कर रहे हो तब लाइफ सेटिस्फैक्शन हाई हो रही है ना। ये कैसे है, क्योंकि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस डिफरेंसेस आ रहे हैं। इंटेलिजेंस का आपको पता है ना कि क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी है ना, टू थिंक रेशनली, ठीक है, डील विद द गिवन प्रॉब्लम्स विद गिवन रिसोर्सेज, ठीक है, ये होता है इंटेलिजेंस का डेफिनेशन। तो पहले तो हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, हम देखेंगे आईक्यू स्कोर्स के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, मेंटल एज के बेसिस पे देखेंगे, हम सब पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस भी पढ़ेंगे, हम इंटेलेक्चुअल डिजीज भी पढ़ेंगे, लाइक डिसेबिलिटी भी पढ़ेंगे, डिजीज नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंड नॉर्मल रेंज भी पढ़ेंगे। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले सब बोलते थे ना मेरा आईक्यू इतना है, मेरा आईक्यू इतना है, सो वो अब आप पढ़ोगे, सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंस बनती किससे। हमने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने थ्योरीज पढ़ ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस बनती किससे है, ठीक है।
कैसे बनती है, आपको क्या लगता है? जेनेटिकली, हाँ डिपेंड करती है जेनेटिकली, ठीक है। इन्वायरमेंट से बनती है, बिल्कुल बनती है। इन्वायरमेंट और जेनेटिक दोनों दोनों मिलके आपकी इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखते हैं इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। नर्चर कैसे आपको पाला गया है, क्या एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करा गया है, ठीक है, ये चीज, एंड जेनेटिकली ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है हमें कि ट्विंस और लाइक फ्रेटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस के एग्जाम्पल के बारे में, एंड सिबलिंग्स, मतलब जो लाइक द ब्रदर एंड सिस्टर वाले ट्विंस एंड द सिबलिंग्स रियर टुगेदर, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है कि इंटेलिजेंस में कितना डिफरेंस आ सकता है या फिर कितना कोरिलेट कर सकते हैं। और ये आता है एग्जाम्स में, ठीक है, कि एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ इंटेलिजेंस, द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टडी the evidence for hereditary influences on intelligence comes mainly for studies on twins and adoptive children. हमसे एक और क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है कि explain the evidence of hereditary influences on intelligence. तो अगर आपसे ये पूछा कि evidence for hereditary influences, तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे? The studies on twins and adoptive children, ठीक है। The intelligence of identical twins reared together correlate to almost 0.90%, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? Who look same, ठीक है, उनमें काफी सारे जेनेटिक्स बहुत सेम होते हैं। इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड टुगेदर, जिनको एक सेम एनवायरमेंट में पाला गया हो, उनकी इंटेलिजेंस 0.90% तक कोरिलेट करती है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Identical twins together 0.90, ओके, या फिर नोन 0.90 हो गया, ओके। नाउ सेकेंड हम देखेंगे, ट्विंस सेपरेटेड अर्ली इन चाइल्डहुड ऑल्सो शो कंसिडरेबल सिमिलैरिटी इन द इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। The intelligence of identical twins reared in different environments correlate to 0.72%, 0.72, ठीक है, नॉट परसेंट, तो कितना हुआ? 0.72। आप ये नंबर्स लिख लो, दे गोना हेल्प। 0.90, 0.72, ओके। ये आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, जो अलग अलग एनवायरनमेंट में इनको रियर करा गया है, उनकी इंटेलिजेंस कितनी कोरिलेट करती है? 0.72। सबसे पहले क्या था? 0.90। आइडेंटिकल ट्विंस जो सेम एनवायरनमेंट में रियर हुए हैं, 0.90 सबसे हाई, ऑब्वियसली हाई रहेगी, ठीक है, कॉमन सेंस है, ओके। उसके बाद है आइडेंटिकल ट्विंस जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रियर करे गए हैं, 0.72, उससे थोड़ी सी कम। नेक्स्ट हम देखेंगे दोज ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस, दोज हु आर नॉट आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, रियर टुगेदर कोरिलेट ऑलमोस्ट टू 0.60%। जी बिल्कुल, भले ही रियर टुगेदर हो रहे हैं बट दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। एंड दोज ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर्ड टुगेदर कोरिलेट अबाउट 0.5%, ठीक है। While sibling rears apart correlate about 0.25%. आपको ये चीज याद करनी है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपको 5 कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है, 5 कैटेगरीज दी हुई हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे इतनी ज्यादा अगर किसी चीज की वो है कि 0.90 आ रहा है किसी का पॉइंट, तो वो टुगेदर रियर हुए होंगे, आइडेंटिकल हुए होंगे, ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा। उससे थोड़ा सा कम कि आइडेंटिकल हैं बट अलग अलग एनवायरनमेंट में हुए हैं, 0.72। देन फ्रेटर्नल जो है लेकिन साथ में हुए हैं, दैट इज 0.62। ब्रदर एंड सिस्टर जिनको साथ में रियर करा गया है, सेम एनवायरनमेंट में रियर करा गया है, वो हो गए 0.50। और जिनको
ब्रदर एंड सिस्टर या जो भी सिबलिंग है जिनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रियर करा गया है उनका होगा 0.25, ठीक है, उतना कोरिलेट करेंगे ये लोग। ये हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिए साइड में। With respect to the role of environment, studies have reported that as children grow in age, their intelligence level tends to move closer to that of their adoptive parents. ठीक है, हेरिडेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन ये भी स्टडीज ने बताया कि एज दे ग्रो, एज दी चिल्ड्रन ग्रो, तो किसी ने अगर उनको अडॉप्ट करा है तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरह ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको उस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बहुत हेल्प करता है, बहुत चेंजेस लाता है। ठीक है, children from disadvantaged home adopted into families with higher socio-economic status exhibit a large increase in their intelligence scores. Obviously, क्योंकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरह होती जा रही है। पहले उनको इतने रिसोर्सेज नहीं थे तो उतनी इंटेलिजेंस हाई नहीं थी, बट बाद में प्रोवाइड हुए और उनकी इंटेलिजेंस हाई हुई। एंड ये एक एविडेंस है कि जो आपका जब इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन होता है, वो आपके इंटेलिजेंस पे बहुत बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं वो सोशली इकोनॉमिकली थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्योंकि उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ है तो वो उतने एफिशिएंटली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाता है। ओके, ये टॉपिक से बहुत अलग था बट याद आया, सो आई जस्ट नाउ। एंड आपसे ये पूछा अगर कि इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर बताओ, आपने ये लिख दिया, फिर आपने लिख दिया अडॉप्टिव पेरेंट्स का रोल आगे लाइफ में जाके बढ़ जाता है, और कैसे जो सोशियो इकोनॉमिकली थोड़े से डिप्राइव्ड होते हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, हाई स्टेटस पे प्रोवाइड किया जाए तो कैसे बेटर परफॉर्म करते हैं, ये सब आपने लिख दिया। ठीक है, और फिर आप लास्ट में लिख दोगे दीज आर द एविडेंसेस दैट प्रूव दैट इंटेलिजेंस इज एन इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। ठीक है, ये हो गया, हमने पढ़ लिया इंटेलिजेंस कैसे बना, मतलब कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलप इन द सेंस एक इंडिविजुअल में कैसे डेवलप हो रहा है, नेचर के थ्रू भी हो रहा है, नर्चर के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे हम असेस कैसे करेंगे इंटेलिजेंस को, इस पर्सनालिटी ट्रेट को। इंटेलिजेंस जो है हमारा एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। क्या लगता है आपको कैसे मेजर करेंगे? अभी जो मैंने बात कही थी ये टॉपिक समझाने से पहले, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट के थ्रू हम मेजर करेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन दैट इज IQ, और हम उसको निकालना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। In 1905, Alfred Binet and Theodore Simon made the first successful attempt to formally measure intelligence. In 1908, when the scale was revised, they gave the concept of mental age, that is MA, which is measure of person's intellectual development. What is mental age? For example, यहाँ पे A, B, C 5 साल के ये बच्चे हैं तीनों। ठीक है, अब जो A है वो मेंटली थोड़ा B और C से थोड़ा हाई है, तो उसको हाईली इंटेलिजेंट कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप के जो बच्चों से है मेंटली हाई है। मेंटल एज जो होती है वो होती है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है कौन सी मेंटल एज शेयर करते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उसको मेंटल एज कहा जाता है। ठीक है, विच इज मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। ठीक है, mental age of 5 means that the child's performance of an intelligence equal to average performance level of group of 5-year-olds. ठीक है, got it. Then आएगी हमारी CA. What is CA? पहले हो गया mental age, that is MA. अब आएगी हमारी CA. What is CA? Chronological age. Chronological age, mental age चलो आपने बता दिया, इंटेलेक्चुअली कितना है, आपको क्या लगता है chronological age क्या होगी? Chronology समझिए क्या होगा, बायोलॉजिकल एज होगा। ठीक है, तभी तो हम मेजर करेंगे एज के, हम बायोलॉजिकल एज को भी तो मेजर करेंगे, वो भी तो इफेक्ट डालता है। ठीक है, chronological age is the biological age from birth. A bright child's MA mental age is more than his CA. Obviously,
आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, जितने भी आप मतलब आपकी एज के बच्चे हैं उनसे ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो तो आपकी मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, तो इसीलिए तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम नापेंगे कैसे? चलो, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज के बारे में उनकी डेफिनेशन किसने बताई? ऑल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने। लेकिन 1912 में विलियम स्टर्न ने, अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो ऑल्फ्रेड बिनेट ने एंड साइमन ने बताई व्हाट इज मेंटल एज, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। उन्होंने बस डेफिनेशन दी। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो कब डेवलप हुआ, आप पहली बात तो 1905 मत लिख कर आना, क्योंकि वो तो डेफिनेशन बस दी थी ना। उसके थ्रू, उस डेफिनेशन के मतलब उसको हेल्प करते हुए कौन लेकर आया है? 1912 में विलियम स्टर्न लेकर आए इंटेलिजेंस क्वेश्चन। उसका फॉर्मूला है IQ. IQ is what? Intelligence quotient. IQ is equals to MA, that is mental age upon chronological age into 100. 100 का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि डेसिमल ना आए कोई और इजी रहे मेजरमेंट के लिए। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल एज, एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज, ठीक है। गुड। The number 100 is used as a multiplier to avoid the decimal point, obviously. हो गया ये हमारा, वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमने इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालना सीख लिया। अच्छा, वैसे जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, इससे हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पता चली बच्चे की। ऐसे इमोशनल क्वेश्चन भी होता है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पता चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन क्या इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमोशनल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल होता है। इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, उसमें भी होता है कि मेंटली कितनी, मतलब इमोशन, मेंटली एज जो आपकी है और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल जो है उसके हिसाब से आपका कितने इमोशंस है, लाइक उसका भी है, बट उसका फॉर्मूला इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है। उसकी बस डेफिनेशन बताई गई है, आगे जाके बताई गई है। तो इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, और जो लोग इमोशनल क्वेश्चन पे हाई होते हैं वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे भी हाई होते हैं, ठीक है। क्योंकि इमोशनली वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ जा रहे हैं, अच्छे से खुद, मतलब अगर उनको कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन वो अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि इमोशनली वेरी स्टेबल, दे वेरी इमोशनली स्टेबल, ठीक है। वही हेल्प करता है। इमोशनल क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहिए लोगों को, एंड दे शुड वर्क ऑन इट। हाँ, हमसे एक और डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक और चीज की डेफिनेशन, दैट इज नॉर्मल कर्व। हमसे पूछ लेंगे व्हाट इज नॉर्मल कर्व, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज नॉर्मल कर्व? नॉर्मल कर्व एक्चुअली एक बेल शेप्ड कर्व होता है। इसमें जो क्लासिफिकेशंस आए हैं ऑफ IQ ऑफ जनरल पॉपुलेशन, उसको दिखाया गया है, दैट इज नॉर्मल कर्व, ठीक है। IQ scores are distributed in population in such a way that scores of the most of people tend to fall in the middle range. In the middle range, average range. Only a few people have either very high or very low scores. जिनके बहुत high scores होते हैं, they are intellectually gifted, और जिनके बहुत low score होते हैं, they are intellectually disabled. Okay. Normal curve. The frequency distribution for the IQ scores tend to approximate a bell-shaped curve called the normal curve. ये बहुत अच्छे से याद कर देना, आपको बेल शेप्ड कर्व लिखना ही लिखना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिखना ही लिखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी में आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बेल शेप्ड कर्व नहीं लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल कर्व की डेफिनेशन में लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब हमसे अगर क्लासिफिकेशंस पूछ ली IQ स्कोर्स की, वेरी इजी। अगर आप ये 4-5 बार लिख लोगे, ठीक है, आपने देखा, आपने लर्न करा, देन आपने लिख लिया। ये बहुत इजी इसलिए क्योंकि अबव 130 जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, अबव 130। तो एक तो ये ब्रैकेट आ ही जाएगा, दैट इज वेरी सुपीरियर वाला। उसके नीचे की आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन याद करनी है, और सबसे नीचे बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, तो वो भी हमको ये वाला ब्रैकेट भी याद ही हो जाएगा। बस हमें ये बीच वाले याद करने हैं,
जो कि आराम से हो जाएंगे, 4-5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसके बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारा बेल शेप्ड कर्व अगर हमें बनाने के लिए बोल दिया, या नॉर्मल कर्व बनाने के लिए हमें बोल दिया, लाइक हमने चलो क्लासिफिकेशन बता दिया, आईक्यू रेंज बता दी, क्लासिफिकेशन बता दिया, लेकिन हमसे बोला है कि कर्व का पैटर्न भी बनाओ, कर्व के वे में बनाओ। ये तो हमने टेबल के वे में बनाया, हमसे पूछा कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, दिखाओ हमें, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि 95% आएगा ही आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। वही बात है जो मैंने आपको बताई है, दैट इज द पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप जो कि अबव 130 है, दे आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। दोज इन द सेकेंड ग्रुप आर टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। सेकेंड ग्रुप कौन सा है हमारा, बिलो 70, ठीक है, वो होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है। और ये नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग होते हैं क्योंकि एक में बहुत ही हाई है आईक्यू और एक में बहुत ही लो आईक्यू है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो जनरली एवरेज में रहती है, ठीक है, या सुपीरियर में हो जाएगी, बट वेरी सुपीरियर में अबव 130, ठीक है। अब आ जाएगी हमारी वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस, वही कि एवरेज हो गया, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो गया, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो गया, वही हमारी वेरिएशंस है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं बेसिकली। तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है, उसको हमने तो ये पढ़ लिया कि जिनकी आईक्यू बिलो 70 होती है वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं, बट और भी लोगों ने डेफिनेशन दी है और बताया है, तो हम उनको भी पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। There are children who face enormous difficulty in learning every simple skill. ये तो definition हो गई. Those who show these behavior या फिर those who show this pattern of behavior, they are intellectually disabled. As a group, there is a wide variation among the intellectually disabled. अब ये जो the American Association on Mental Deficiency views intellectual disability, अगर आपसे intellectual disability का definition पूछा, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, वरना आपको ये AAMD जो है हमारी American Association of Mental Deficiency, जो उन्होंने definition दी है, आपको वही लिखनी है. Intellectual disability as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. ठीक है, ये important है, हो सके तो do write it down and इसको याद करना, ठीक है. This definition points to 3 basic features. ये तब आप लिखेंगे जब explain करने को आपसे पूछा है. अगर आपसे just definition पूछिए, you will just write this down. लेकिन आपसे अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स में पूछा है तो आपको ये भी लिखना है, this definition points to the 3 basic features. First, in order to be judged as intellectually disabled, a person must show significantly sub-average intellectual functioning. ठीक है, फर्स्ट चीज है, persons having IQ below 70 are judged to have sub-average intelligence. The second चीज ये है, relates to the deficits in adaptive behavior. Adaptive behavior की भी बात करी गई ना इस definition में, तो adaptive behavior में बहुत ज्यादा deficits यानी कि कमी होनी चाहिए. Adaptive behavior refers to person's capacity to be independent and deal effectively with one's environment. ठीक है, और जो थर्ड फीचर जो फुलफिल होना चाहिए to be intellectually deficient, वो है that deficits must be observed during the developmental age, that is between 0 to 18 period of age, क्योंकि इसी टाइम में जनरली होता है. पूरी ये जो requirements हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पूरी डेफिनेशन में यही बताया गया है, बस थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है. ठीक है, अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा है तो आप ये बता सकते हैं, या 2 मार्क्स में पूछा है तब भी आप ये लिख सकते हैं. 1 मार्क्स में पूछा है तो यू विल राइट दिस डाउन, जस्ट दिस. ठीक है, individuals who are categorized as having intellectual disability show significant variation in their ability, ranging from those who can be taught to work and function with special attention. अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं वो अदर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से डिफर करती है. अब ये है कि किसी किसी को आप हेल्प कर सकते हैं, एक माइल्ड होता है लेवल, एक होता है सीवियर लेवल होता है. तो माइल्ड लेवल पे वो फंक्शन कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ की चीजें, बट थोड़ी सी हेल्प लगती है उनको.
जो सीवियर केसेस होते हैं, ठीक, एक्सट्रीमली सीवियर केसेस होते हैं, उनको कितनी भी आप हेल्प दे दो, लाइक वो आप पे पूरे डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंटली वो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकते। हम वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। सीवियर से ज्यादा क्या है, प्रोफाउंड, ठीक है। माइल्ड क्या है, लाइक होते तो सभी बिलो 70 है, अटेंशन मतलब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड सभी बिलो 70 होते हैं, उसमें भी वेरिएशंस होती हैं। माइल्ड जो होता है वो 55 टू अप्रोक्सीमेटली 70 होता है। ये माइल्ड होता है, इसमें लाइक लोग फैमिलीज होल्ड करते हैं, थोड़ी बहुत जॉब भी करते हैं, थोड़ी सी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। मॉडरेट जो होगा 35 टू 40, ये है कि मॉडरेट डिसेबिलिटी लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, मतलब लाइक फंक्शनिंग वो थोड़ी सी लेट करते हैं, सामान वगैरह, लाइक मोटर स्किल्स में थोड़े थोड़े से कच्चे होते हैं, और लैंग्वेज में भी थोड़े से होते हैं, ठीक है। दे कैन बी ट्रेन्ड इन सेल्फ केयर स्किल्स एंड सिंपल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। दे नीड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे टास्क, ठीक है। तो लाइक वो लोग भी थोड़ा बहुत फंक्शन कर लेते हैं, बट ये कि वो अपने जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर लेते हैं, बट फिर भी फंक्शन कर लेते हैं। बट जो सीवियर और प्रोफाउंड केसेस होते हैं वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते, उनके लिए एक इंसान होना चाहिए जो कि उनको डेली फंक्शनिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। यही चीज है। और प्रोफाउंड और सीवियर केसेस किस में आते हैं, सीवियर आता है 20 टू 25 वाले 20 टू 25 टू 30 टू 40 में, एंड प्रोफाउंड आता है दैट इज बिलो 20 टू 25 की रेंज। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते, यही है। तो हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। क्या होता है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, एनी गेसेस? गिफ्टेडनेस से पता चल रहा है कि हाँ भाई इंटेलिजेंस लेवल में बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि IQ 130 से अबव है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेलिजेंस लेवल में बहुत हाई होने वाला है। बट गिफ्टेडनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या लोग जो टैलेंटेड होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं? नहीं। लाइक ये काफी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, बट डिफरेंट है, ठीक है। इंटरचेंजेबली ये यूज हो जाते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, गिफ्टेडनेस और टैलेंट। गिफ्टेडनेस जो होती है वो थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में होती है, ठीक है, और जो टैलेंट होता है वो थोड़ा नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, intellectually gifted individuals show higher performance because of their outstanding potentialities. The study of gifted individuals began in 19 ये इतना वो नहीं है. Although the terms talent and giftedness are often used interchangeably, they mean different things. आपसे इनका मतलब 1 मार्क्स में आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप बोलोगे वो वाइडर टर्म है, वो नैरोअर टर्म है, और एग्जाम्पल दे दोगे दोनों के, ठीक है। गिफ्टेडनेस क्या होता है? जो वाइड एरियाज में एक्सेल करके दिखाए, दैट इज गिफ्टेडनेस। और टैलेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में अच्छा हो, दैट इज टैलेंट, ठीक है। गिफ्टेडनेस थोड़ा हाई लेवल पे, टैलेंट इज नैरोअर टर्म, ठीक है। Giftedness is an exceptional general ability shown in superior performance in a wide variety of areas. Talent is a narrower term and refers to the remarkable ability in an individual in a specific field. ठीक है, जैसे कि स्पिरिचुअल हो गया या सोशल हो गया, एस्थेटिकली हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, वो लाइक स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, बट वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज में उतना अच्छा नहीं है, तो उसको टैलेंट कहलाएगा। जैसे कि वो आर्ट वगैरह, और या फिर कोई एक इंसान है जिसकी आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, बट वो वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज में उतना एक्सेल नहीं करता, सो आप उस इंसान को टैलेंटेड बोलोगे। बेशक वो टैलेंटेड है, बट वो गिफ्टेड नहीं है, ओके। क्योंकि गिफ्टेड में एक वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज में आपको अच्छा होना होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल होना पड़ता है, ठीक है, सुपीरियर परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी बाकियों से वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज में। अगर आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस है बट नैरो एरिया में, दैट इज टैलेंट, ठीक है। सटल डिफरेंस है। It has been suggested that the psychologist that giftedness from teacher's point of view depends on the combination of high ability, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ये गिफ्टेडनेस के, ये टीचर्स ने जो बताया है, ये गिफ्टेडनेस के मतलब ये इन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं ये। तो यही है,
और हमें बताया गया गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अर्ली साइंस ऑफ सुपीरियरिटी दिखाते हैं, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनको ज्यादा जल्दी लोगों से समझ आ जाता है, क्रिटिकली एनालिटिकली बहुत अच्छे से सोच लेते हैं, और लाइक वो इंटरकनेक्ट करके इंटीग्रेटेड मैनर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो ये होते हैं कुछ साइंस इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पर्सन के, ठीक है। सो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। पहले ये पूरा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हम पढ़ लेंगे, एंड उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Gifted children show early signs of intellectual superiority even during infancy and early childhood. They show larger attention span, good recognition, memory, preference for novelty, sensitivity to environmental changes, and early appearance of language skills. To equate giftedness with brilliant academic performance is not correct. जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छे हों. It's just that कि उनकी grasping power अच्छी होती है और like good recognition memory होती है, attention span उनका बहुत अच्छा होता है, तब आप उनको gifted कह सकोगे. ये सब अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि इसके बाद भी वो academically बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. Each athletes who show superior psychomotor abilities are also gifted, ठीक है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन से वो एक सुपीरियर एबिलिटी दिखा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गिफ्टेड. ईच गिफ्टेड स्टूडेंट्स पोजेस डिफरेंट स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. Some important characteristics of gifted children are advanced logical thinking. आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है. आपसे पूछ लेंगे डेफिनेशन बताओ गिफ्टेडनेस की, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. फर्स्ट इज एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही एनालिटिकली एंड क्रिटिकली जो अच्छे से सोच ले रहे हैं. हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, आपने बताया मुझे याद हो गया, मैंने प्रोसेस कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बता दिया, दैट इज हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. थर्ड इज सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी. सटल डिफरेंसेस उनको पता चल जा रहे हैं, ठीक है. सटल डिफरेंसेस, कोई भी चीज में हल्का सा जो कुछ डिफरेंस आया है उनको पता चल गया, तो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है. या फिर दूसरों से कनेक्ट करने के लिए कुछ जनरलाइजेशंस निकाल दिए, सेम चीजें निकाल दी, वो अच्छी एबिलिटी है इनकी. एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, तो एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. हाई लेवल ऑफ इंटरेस्टिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम, बिल्कुल. इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, ठीक है. कैसे नॉन कन्फर्मिस्ट, क्या होता है नॉन कन्फर्मिस्ट? 10 लोग बोल रहे हैं कि ये ए सही आंसर है, वो अकेला बंदा बोल रहा है कि बी सही आंसर है. नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग वो दिखा रहा है अपनी, वो एग्जिबिट कर रहा है ये प्रॉपर्टी, तो ये गिफ्टेडनेस का साइन है, ठीक है. प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है. ये है कुछ. परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉट ओनली मेजर टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड. मेनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टीचर्स जजमेंट, स्कूल अचीवमेंट रिकॉर्ड, पेरेंट्स इंटरव्यू, peer and self-rating, etc. can be used in combination with intellectual assessment. To reach their full potential, gifted children require special attention and different educational programs beyond those provided to normal children in regular classroom. Obviously बात है, जब normal वो चीजें grasp कर चुका है तो और चीजें उसको मिले तो वो और अच्छे से perform कर पाएगा, क्योंकि उसमें उतनी high ability है. These includes life enrichment programs that can sharpen children's skills in productive thinking, planning, decision making and communication. ठीक है, हमने पढ़ लिया giftedness क्या होता है, उसके क्या क्या components होते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो दिखाता है कि अच्छा बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है, हमने सब पढ़ लिया है. अब हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी टिल हियर, एंड प्लीज like, share and subscribe if you want to. If you like this video, then obviously you will do, but मेरा काम है कहना. And thank you for being with me, thank you for listening to me till here. Thank you.